आदरणीय अतिथिगण और सभी सम्मानीय साथियों, आज वर्चुअल सम्मान समारोह के अवसर पर मैं अपने अनुभव द्वारा समाज में व्याप्त समस्याओं के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। हमारे देश में सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की अध्यादेश अधिनियम पारित किए जाते हैं, जिससे समाज के किसी न किसी वर्ग को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो NRC हो, या फिर शिक्षा बिल हो, या फिर कृषि बिल। तो आज हम अपने इस सम्मान समारोह के अवसर पर कृषि बिल पर चर्चा करेंगे, अतः अपने विचारों को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। मैं शिखा दिनेश केवट अपने अनुभव के आधार पर कृषि बिल आपके समक्ष रखती हूँ। पहले हम जान लेंगे ये कृषि बिल है क्या। हमारे यहाँ जब सदन नहीं चलता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल नहीं चलता है, तब किसी बिल को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकार द्वारा अध्यादेश ला दिया जाता है, जिसे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब उसे दोनों सदनों में बहुमत से पारित करके ही उसे अधिनियम या एक्ट के तौर पे अपनाया जाता है। तो 5 जून 2020 को जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी, तो राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के रूप में ये बिल हमें दिया गया या फिर हमारे सामने पेश किया गया, जो अभी हमारे दोनों सदनों से निकल रहा है और जिसका विरोध में हमारा विपक्ष या फिर ये कहा जाए बहुत से ग्रामीण वर्ग, किसान वर्गों में असंतोष व्याप्त है। कृषि बिल, कृषक उपज वाणिज्य बिल, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य बिल 2020। इसके तहत एक किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे वो सरकारी मंडी हो या बनिया हो या किसी अन्य राज्य में हो। इससे प्रॉफिट क्या होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा कि सरकारी मंडी के लिए हर किसान बाध्य नहीं होगा, उसकी बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। साथ ही किसान को जो टैक्स देना पड़ता था, जिसमें कि 3% ग्रामीण विकास शुल्क, 3% बाजार शुल्क और 2.5% अढ़तिया शुल्क। चौथा, अब जो किसान है वो अपनी फसल अपने ही दामों में, उसे जहाँ से अच्छा दाम मिल रहा होगा वह वहाँ बेचेगा, और बेचने के बाद किसी भी खरीदार को 3 दिन के अंदर उस किसान को उस फसल का पूरा मूल्य चुकाना होगा। साथ में ही विवादित स्थिति में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो 30 दिन के भीतर ही उस विवाद का निपटारा करना संभव होगा या करना ही होगा। इसमें आपत्ति है कुछ लोगों को, तो आपत्ति मेन है अढ़तियों को, क्योंकि जब किसान डायरेक्ट अपनी फसल का खरीद फरोख्त करेंगे तो जो वो अढ़तियों को शुल्क देते थे 2.5% या ग्रामीण विकास शुल्क या फिर अपना बाजार शुल्क, वो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। यानी अपनी आय का 8.5% वो बेफिजूल में ही देते थे, जो बच जाएगा। परंतु इससे जो बिचौलियों का तबका बहुत बुरी तरीके से आहत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ही ये किसान बिल खास तौर पे अढ़तियों के लिए, जो कि हरियाणा पंजाब में तकरीबन 48,000 रजिस्टर्ड अढ़तिये हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा, जिसके विरोध में ये बिल आया है। साथ में कृषि सशक्तिकरण, जो दूसरा अधिनियम है, कृषि सशक्तिकरण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार बिल 2020। इस बिल के तहत कंपनियों के द्वारा किसी भी किसान की फसल का पहले से ही करार कर लिया जाएगा, यानी बोने के पहले ही कंपनियों से ये करार हो जाएगा कि हम अपनी भूमि से प्राप्त उपज को कितने मूल्य में बेचेंगे। इसके लिए जो उन्नत बीज है वो कंपनियों द्वारा ही किसान को प्रदान किया जाएगा व देंगे। परंतु इस पर आपत्ति ये है कि अपनी किसान भूमि यानी अपनी कृषि भूमि पे एक किसान मजदूर बनकर रह जाएगा, और साथ में भूमि में अधिक पैदावार के लिए जो कंपनियां होंगी वो अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देंगे। जो तीसरा बिल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 1955 संशोधन बिल 2020,
इस बिल के तहत जो आवश्यक वस्तुओं की सूची में से दलहन, तिलहन, दालें, आलू, प्याज को बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब इसकी जमाखोरी की जा सकेगी, इसको जमा करके रख सकेंगे, भंडारण की सुविधा होगी। जो भी पैन कार्ड धारक इंसान है इसको इस तिलहन, दाल इनको भंडार करके रख सकता है। इसमें आपत्ति भंडारण से महंगाई बढ़ेगी, साथ में जमाखोरी और मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इस कृषि बिल में जो भ्रांतियां हैं वो कुछ इस प्रकार है। न्यूनतम समर्थन प्राइस मूल्य का क्या होगा? NSP है, उसका क्या होगा? तो सरकार द्वारा इसको क्लियर किया गया है। ये कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। अगर कोई किसान अपनी फसल मंडी में बेचना चाहता है तो उसको NSP मिलेगा, और अगर नहीं बेचना चाहता है तो वो उसके लिए बाध्य नहीं होगा। मंडियों का क्या होगा? मंडी सरकार बंद नहीं कर रही है, मंडी वैसे ही चालू रहेगी, बस किसान स्वतंत्र होगा। किसान विरोधी बिल है, जो 2 अधिनियम है उसके तहत वो किसानों के हित में है, पर हाँ तीसरा जो बिल है उसके तहत ये किसान विरोधी बिल ही है, क्योंकि दालें, तिलहन जब जमाखोरी बढ़ेगी और भंडारण की, तो जो जमींदार वगैरह या फिर जो गोडाउन वो सब उस चीज़ को स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद जब महंगा हो जाएगा, जब उसकी मूल्य बढ़ जाएंगे तब वो निकालेंगे। तो इस कारण से हाँ तीसरे पॉइंट में, तीसरे अधिनियम में प्रॉब्लम जरूर है। बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी, ये भी कुछ हद तक देखा जाए तो हाँ सही है। क्यों? जैसे ही उनको कृषि से ज़्यादा उपज चाहिए रहेगी तो वो अधिक से अधिक रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग करेंगे, रासायनिक कीटनाशक वगैरह, जिससे भूमि की उर्वरता में जरूर ही कटौती होगी। किसानों से किसान की ज़मीन छिन जाएगी, ये सरासर गलत पॉइंट है, क्योंकि सौदा या फिर बोले करार फसलों का होगा, ना कि ज़मीन का। किसानों को नुकसान, पूर्णतः किसानों को नुकसान नहीं होगा। पूर्णतः देखा जाए तो किसान इसमें प्रॉफिट में है, बस ये जो जमाखोरी है, भंडारण है और जो शोषण है, अगर इनको देखा जाए तो इस हिसाब से किसान विरोधी नहीं है, उन लोगों के विरोधी है जो अड़तिये हैं, कंपनियां हैं जो भूमि का नाश कर देंगी, और साथ ही जो हमारी भूमि की उर्वरता है उसको प्रभावित करेंगे। ओवरऑल हम देखें तो ये किसान विरोधी तो नहीं है, परंतु किसी तबके को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। तो हम कृषि बिल पे आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज का कोई ना कोई तबका इससे जुड़ा ज़रूर है, चाहे वो हमारा समाज हो या फिर देश हो। और चूँकि हमारा देश, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो इस समस्या की ओर इस पे वाद विवाद होना जायज़ है। नमस्कार, मैं शिखा दिनेश केवल आपके साथ। धन्यवाद।